नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। आज का हमारा जो माइंड मैप का सेशन है उसमें हम बात करेंगे गैर CO2 प्रदूषकों के बारे में, नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। क्यों न्यूज़ में है, अगर उसकी बात करें तो रिसेंटली एक स्टडी आई है, एक नया अध्ययन आया है जो कहता है कि जितना फोकस हम कार्बन डाइऑक्साइड पर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एलिमिनेट करने में या खत्म करने पे जितना ध्यान हम केंद्रित कर रहे हैं, उतना ही ध्यान हमें नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स पर भी करना होगा, गैर CO2 प्रदूषकों पर भी करना होगा। तभी जाकर के हमारे जो टारगेट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के, वो अचीव हो पाएंगे। इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2035 तक का जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का और 2050 तक का जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस तक का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर ही फोकस किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और ऐसे कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो प्रदूषक है दैट इज द मीथेन। मीथेन CH4 जिसे हम कहते हैं, CH4 मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स, 84 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करती है, ऊष्मा को अवशोषित करके रखती है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, 84 गुना ज्यादा नुकसानदायक हमारे लिए निकल करके आती है। और ये ओजोन के निर्माण में भी योगदान करती है। सरफेस पर जब मीथेन फैलती है, सतह पर जब मीथेन फैलती है, तो ये सरफेस पर ओजोन का फॉर्मेशन करती है, ओजोन का निर्माण करती है। और सतह पर ओजोन का निर्माण हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही सही होती है, वहां पर वो यूवी रेज को, जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, उनको हमारी सरफेस तक आने से रोकती है। लेकिन सरफेस पर ओजोन लेयर का होना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये ओजोन को क्रिएट करती है। तो मीथेन हमारे लिए एक नुकसानदायक गैस है। दूसरी गैस है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन जो है वो PM2.5 का भी एक प्रमुख घटक है। PM2.5, PM10, अभी रिसेंटली आपने प्रीलिम्स 2022 के जो क्वेश्चन थे उनमें इन वर्ड्स को आपने देखा होगा। पर्टिकुलेट मैटर जिसे हम कहते हैं PM, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर। तो पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं 2.5, PM10, ऐसे जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो ब्लैक कार्बन का ही हिस्सा होते हैं। ब्लैक कार्बन को नॉर्मली आप देख सकते हैं ट्रकों से निकलने वाला जो धुआं होता है, काला धुआं होता है, उसमें जो काले काले पार्टिकल्स निकलते हैं, दोज आर दी ब्लैक कार्बन। सूट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, हिंदी में कालिख के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वो सूट या कालिख या ब्लैक कार्बन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उष्मीय कारण है। ये जहां पर भी जाकर के जमता है, हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर, काला रंग जनरली ऊष्मा को अवशोषित करता है, और ये सूट या ब्लैक कार्बन जो है जहां भी जाकर के एब्जॉर्ब होता है, जिस भी जगह पर जाकर के सेटल होता है, वहां पर वो हीट को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो जनरली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, इनके अंदर काम आते हैं, और ये हमारे लिए अगेन एक हार्मफुल गैस बन जाती है, हीट को ट्रैप करते हैं, प्लस ये ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाते हुए हमें दिखाई देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करती है। जैसे मीथेन 84 टाइम्स ज्यादा हीट को ट्रैप करती है, वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 300 गुना ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है, जितनी की कार्बन डाइऑक्साइड करती है उससे 300 गुना ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड ट्रैप करती है। तो ये अगेन हमारे लिए क्या हो जाती है, और ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, 300 गुना ज्यादा हार्मफुल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस पर भी हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। इन सब चीजों से क्या क्या उत्सर्जन होता है, ये सारी गैसेस जो है वो कहां से निकल करके आती हैं। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन जो है वो हमारा जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, जितना भी जीवाश्म ईंधन हम यूज करते हैं, कोयला, इन सब से निकल करके आती है। औद्योगिक प्रक्रियाएं जो है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है, उनके अंदर निकल करके आती है। आंत्र किण्वन, आंतों के अंदर जो किण्वन चलता है, फर्मेंटेशन चलता है, स्पेशली जो कैटल्स होते हैं, पशु जो होते हैं, उनकी आंतों से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, जो मलमूत्र होता है, उससे बहुत ज्यादा मीथेन निकलती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा चावल की खेती जो जनरली पानी के अंदर की जाती है, ऐसी हर वो जगह जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर मीथेन का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो चावल की खेती भी क्योंकि पानी में डुबो करके की जाती है, तो वहां पर मीथेन का निर्माण हमें देखने को मिलता है। खाद प्रबंधन, कृषि स्रोत, खेती जहां पर होती है, खेती में सिंचाई जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, और वैसी स्थिति में मीथेन बनती हुई हमें दिखाई देती है। और अपशिष्ट क्षेत्रों का निकर्षण, वितरण, दहन, अपशिष्ट जो होता है, वेस्ट जो होता है, उसे जब हम जलाते हैं, बर्निंग जो होती है, जलाया जो जाता है, उसके अंदर भी हमें मीथेन वेस्ट जो है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा N2O की बात करूं तो N2O ज्यादातर औद्योगिक प्रक्रिया, इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्योगों के अंदर हमें निकलती दिखाई देती है। कृषि,
एग्रीकल्चर के अंदर दिखाई देती है, खाद प्रबंधन, खाद जो होता है हमारा उसके प्रबंधन में निकाल देती है, और अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर जो होता है उससे निकलती हुई हमें दिखाई देती है। फ्लोरीन युक्त गैसें जो हैं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं हमारे, वो औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के योगदान की बात करूं तो गैर CO2 प्रदूषकों की हिस्सेदारी लगभग कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ही हमें देखने को मिलती है। इस बारे में अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है, IPCC जिसे हम कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, IPCC, उसका जो वर्किंग ग्रुप है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि वैश्विक तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड 52 से 57% का योगदान देती है, जबकि गैर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो 43 से 48% का योगदान देती है। यानी लगभग जितना कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन दूसरी सारी गैसेस का हमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो रिसेंट रिपोर्ट कह रही है कि जितना फोकस हमें कार्बन डाइऑक्साइड पर करना है, उतना ही हमें नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स पर भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस सिनेरियो को हैंडल कर पाएंगे, जो टेम्परेचर के टारगेट्स हमने लिए हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। अगर मैं संबंधित मुद्दों की और बात करूं तो IPCC की ही जो क्लाइमेट चेंज की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, उसकी जो वर्किंग ग्रुप की जो 3rd रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि CO2 और कुछ गैस ग्रीन हाउस गैसों पर ही हमें ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। गैर CO2 प्रदूषकों को इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। जबकि एक और रिपोर्ट इन्हीं की IPCC WGI की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना रोल है उतना ही नॉन कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स का भी रोल है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रेरी या विरोधाभासी स्थिति जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा गैर CO2 ग्रीन हाउस गैसों और ब्लैक कार्बन से वार्मिंग जो है वो 80% के करीब है। यानी CO2 का रोल यहाँ हमें कम दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जितने जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं, उनका रोल हमें और ज्यादा बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गैर CO2 प्रदूषकों से निपटे बिना, इन सब डेटा को अगर हम देखें तो ये सारी बात एक जो निकल करके आ रही है कि गैर CO2 प्रदूषकों से निपटे बिना हम ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते, जो 2035 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है, वो अचीव नहीं किया जा सकता। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो एक वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता जो है वो भी हमें देखने को मिली है, जो कि अभी हमारा जो COP26 हुआ था, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जो है, इन्होंने COP26 में मीथेन प्रतिबद्धता का शुभारंभ किया था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में, मीथेन एमिशन में 30% की कमी लाने की बात करी है। यानी अभी वो जितना एमिशन कर रहे हैं उससे 30% कम एमिशन करेंगे, 30% की कमी लाएंगे 2030 तक। ऐसा अमेरिका ने डिक्लेयर किया है, ऐसा यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपीय संघ ने भी डिक्लेयर किया है। भारत ने इस खुद को इससे अभी दूर रखा है। भारत ने इस मीथेन प्रतिबद्धता पे ना तो हस्ताक्षर किए हैं, ना ही कोई घोषणा करी है कि हम ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन भारत में क्या हो रहा है इस फील्ड में, ICAR जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने एक एंटी मिथेनोजिक फीड सप्लीमेंट जिसका नाम है हरित धारा, HD के नाम से इसे जाना जाता है, हरित धारा, ये विकसित किया है। जो हमारे जो मवेशी होते हैं, कैटल्स जो होते हैं, उन कैटल्स के जो एक्सक्रीटा होता है, मलमूत्र जो होता है, उसमें से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस, स्पेशली मीथेन जो है वो रिलीज होती है। तो उस मीथेन को कम करने के लिए ये हरित धारा नाम का एक फूड सप्लीमेंट डेवलप किया ICAR ने। ये अगर आप अपने कैटल्स को खिलाएंगे तो कैटल्स के जो गोबर से जो रिलीज होती रहती है मीथेन, वो 17 से 20% तक कम हो जाएगी। 17 to 20% इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसा एक फूड सप्लीमेंट हरित धारा नाम का ICAR ने डेवलप किया है। इसके अलावा गैर CO2 प्रदूषकों से निपटने के लिए और क्या किया गया है, ग्लासगो क्लाइमेट जो पैक्ट हुआ है 2021 COP26 के अंतर्गत, इसके दौरान हस्ताक्षर जो बहुत सारे समझौते हुए हैं, उसमें से एक समझौता ये भी कहता है कि वर्ष 2030 तक मीथेन सहित गैर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए आगे की कार्यवाही पर विचार करने की आवश्यकता को मान्यता दी है। यानी इन्होंने कहा है कि हमें इसके ऊपर आगे और विचार करना पड़ेगा कि हम 2030 तक जो नॉन CO2 पॉल्यूटेंट्स हैं, गैर CO2 प्रदूषक हैं, उनके उत्सर्जन को कम से कम करें। ये टारगेट इन्होंने लेकर के चले हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अलग ही टॉपिक जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो हमारे कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दूं। अभी आंसर राइटिंग का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओजांग सर की कुछ फ्री वेबिनार्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐप पर भी हमारी जो नई ऐप आई है ओजांग एडू ऐप, उसके ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिल रहे हैं।
आप इससे जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग की जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग जैसा आप जानते हैं अपने आप में एक बहुत ही अलग स्किल है, जो जिसको सीखे बिना यूपीएससी के दुनिया में जीत की कोई कल्पना की जा नहीं सकती। जीतने का कोई चांसेस जो है हमारे नहीं बनते जब तक कि हम आंसर राइटिंग को नहीं सीख लेते हैं। इसके अलावा एक हिस्ट्री, तमिलनाडु हिस्ट्री का एक बैच जो है जिसमें बिटवीन द लाइन मेथड, LWMI नोट्स और डेली लाइव क्विज का मेथड जो है वो भी यूज किया जाएगा। और उसके तहत ये बैच जो है वो आपको अवेलेबल हो रहा है। 4 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और बहुत ही नॉमिनल फीस में, मात्र 2500 रुपए की फीस में ये बैच जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा ही फ्री कंटेंट जो है अगर आप चाहते हैं, जैसा आप ये माइंड मैप का सेशन आप देख रहे हैं, वैसे ही फ्री कंटेंट जो है वो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। ojank.edu.com ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरी वेबसाइट जो है वो डिजाइन की गई है। हिंदी मीडियम के लिए पूरी हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए पूरी तरीके से इंग्लिश में इसे डिजाइन किया गया है। तो आप अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस वेबसाइट को देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।